हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी मोर विद दीपक यादव। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ जून 13 2020। सो गाइस आज है 13 जून 2020 और आज है सैटरडे। तो सैटरडे का न्यूज़ एनालिसिस करेंगे, द हिंदू पूरा कंप्लीट एनालाइज करेंगे और देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो गाइस यहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, आपने थंबनेल में देखा होगा। डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराए जाते हैं और ये जो हाईलाइटेड न्यूज़पेपर है ये पूरा का पूरा, ये पूरा भी आपको दिया जाता है। ये सब कुछ फ्री दिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ठीक है, पहले आप टेलीग्राम डाउनलोड करिए, उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है स्टडी मोर विद दीपक। आप टाइप करोगे स्टडी मोर विद दीपक, ब्रैकेट में यूपीएससी लिखा है। तो यहाँ पे डेली बेसिस पे हम लोग नोट्स वगैरह देते रहते हैं, पीडीएफ्स यहाँ पे आते रहते हैं आपके पास, और यहाँ पे हाईलाइटेड जो न्यूज़पेपर है पूरा जिससे हम लोग पढ़ते हैं वो भी यहाँ पर आपके पास आ जाता है। ठीक है, सब कुछ फ्री आता है। जो भी यूट्यूब पे वीडियोस डलती हैं सब कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, यानी कि फ्री में, ऑल इन वन यहाँ पे फ्री में सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो गाइज जाके ज्वाइन कर लेना, और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप लिंक से भी चले जा सकते हो। लिंक पे क्लिक करके आप चले जाओगे चैनल के ऊपर और ज्वाइन कर लेना। तो देखते हैं आज का न्यूज़पेपर, कौन कौन सी न्यूज़ हैं आज के लिए इंपॉर्टेंट। सबसे पहली न्यूज़ क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है फर्म्स को कि वो निगोशिएट करें स्टाफ के साथ ऑन लॉकडाउन वेजेस, यानी जो लॉकडाउन के टाइम समय पे जो वेजेस वगैरह नहीं दी थी, उनकी जो मजदूरी वगैरह नहीं दी थी, तो उनसे अब अच्छी तरीके से तालमेल करके बात करके इन सब चीज़ों को निपटाया जाए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है, एक्सप्लेन करा है कि जो दिल्ली जो क्या कर रहा है, कोविड 19 के जो टेस्टिंग है उसको डिक्लाइन कर दिया। जैसे कि हमने कल भी इसके बारे में न्यूज़ पढ़ी थी कि काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे कहा है कि नॉन टेस्टिंग ऑफ पेशेंट्स नॉट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, यानी कि अगर आप टेस्ट नहीं करोगे पेशेंट्स को तो ये सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। ठीक है, आपको टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, तो आप टेस्टिंग कम कर रहे हो। तो आगे चलते हैं और देखते हैं आगे और क्या न्यूज़ है। उसके बाद यहाँ पे है ये हमारी डिटेल में न्यूज़, एक्सपर्ट्स फ्रॉम एम्स आईसीएमआर पार्ट ऑफ एलजीज पैनल टू टैकल कोविड 19। यानी अब यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बाईजाल, ये फ्राइडे में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करा और एक कमेटी बनाई जहाँ पर इन्होंने किस किस को ऐड किया कमेटी में। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर एक्सपर्ट इंक्लूडिंग प्रोफेसर बलराम भार्गवा, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं आईसीएमआर के, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर एम्स के। उसके बाद और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के भी कुछ मेंबर्स इसमें ऐड हुए। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस भी ऐड हुआ, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल भी ऐड हुआ। तो यहाँ पर ये सब लोग ऐड हुए। तो उन सबको कमेटी बनाने के, इस चीज़ को कोविड 19 को टैकल करने के लिए, इनसे निपटने के लिए यहाँ पे कमेटी बनाई गई। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर पढ़ने के लिए, न्यूज़ तो जरी सी है। एम्स के बारे में हम बातें जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो बन सकता है वो एम्स से भी बन सकता है। एम्स के बारे में बैकग्राउंड जानना चाहिए हम लोग को, आईसीएमआर के बारे में। उसके बाद हमें आईसीएमआर के बारे में, एम्स के बारे में, एनडीएमए के बारे में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसके बाद चलते हैं और यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एनसीडीसी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। तो इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे हम लोग, ये क्या क्या चीज़ें हैं और उनका बैकग्राउंड क्या क्या है। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम पे चलना पड़ेगा और वहाँ पे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलते हैं और यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले एम्स के बारे में देख लेते हैं। एम्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जो एम्स की फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये ग्रुप है ऑटोनॉमस गवर्नमेंट का। ठीक है, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन के ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये डिक्लेयर करे गए हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक, इस एक्ट के दौरान यहाँ पे इन जो इंस्टीट्यूट्स को, एम्स को डिक्लेयर करा गया है। एम्स जो है न्यू दिल्ली द फोर रनर इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1956। जो सबसे पुराना यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ दिल्ली में वो हुआ 1956 में। सिंस उसके बाद क्या हुआ है, 22 मोर इंस्टीट्यूट्स को अनाउंस करा गया, वो बने, डेवलप हुए। फिर उसके बाद जनवरी 2020 में 15 इंस्टीट्यूट्स को ऑपरेटिंग करा गया। ठीक है, ऑपरेट करा गया, और 8 मोर इंस्टीट्यूट्स को एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि वो भी बन जाएंगे 2025 तक। ठीक है, तो ये तो हमने थोड़ा बहुत जाना उसके बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड माना, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये चीज़ है कि बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। जो फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश हुआ 1956 में, जैसे हमने भी पढ़ा। ठीक है, अब 1956 में एस्टेब्लिश हुआ, आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक्ट 1956।
इस एक्ट के अंडर में यहाँ पे इसको एस्टेब्लिश करा गया। ओरिजिनली ये प्रपोज करा गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, यहाँ पर प्रपोज करा गया था कि इसको एस्टेब्लिश करा जाए कलकत्ता में, बट ये एस्टेब्लिश हुआ न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश हुआ। और जो ये एक्ट है एस्टेब्लिश एम्स न्यू दिल्ली, जो कि पहले ये एक सेकेंड, जो कि पहले ये सिर्फ और सिर्फ एज ए सिंपल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस भी दिया गया INI का। देन उसके बाद यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हुई, और आप जानते हो अब एम्स के बारे में। ठीक है, तो एम्स के यहाँ पर कहाँ कहाँ पर एम्स हैं वो यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं, सबकी लोकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई है। अब जो ग्रीन डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, वो ग्रीन डॉट वाले एम्स जो हैं जो कि चल रहे हैं, फंक्शनिंग कर रहे हैं, और रेड कह रहा हूँ, ऑरेंज जो डॉट्स हैं वो अपकमिंग एम्स हैं जो आने वाले हैं। ठीक, एम्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा था नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, ये क्या होता है। अब इसके बारे में देखते हैं। ये हमारा NCDC, ये प्रीवियसली पहले किस नाम से जाना जाता था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, NICD के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए ये प्रीवियसली किस नाम से हुआ था और अब किस नाम से है। ये एक इंस्टीट्यूट है जिसमें इंडियन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, ये सब मिले हुए होते हैं। ठीक है, और ये इस्टेब्लिश हुआ जुलाई 1963 में। किस लिए इस्टेब्लिश हुआ, रिसर्च करी इसने, रिसर्च करने के लिए एपिडेमियोलॉजी के। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, महामारी जो होती है उसको, उसकी जो स्टडी करना होता है उसको कहते हैं हम। ठीक है, और ये साथ में रिसर्च, ये तो इस्टेब्लिश किस लिए हुआ, इस रिसर्च इन एपिडेमियोलॉजी के लिए, साथ ही साथ कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं जो फैलती रहती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक जो है रीऑर्गेनाइज करी एक एक्टिविटी जिसका नाम था मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यहाँ पर MII। करेंटली यहाँ पर 8 ब्रांचेस हैं NCDC के, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के। वो हैं अलवर में, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, कैलकट, कूनूर, जगदलपुर, पटना, रजम और उद्यान, वाराणसी, टू एडवाइज द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन पब्लिक हेल्थ। ये सारे किस लिए बने हुए हैं, यहाँ पर हेडक्वार्टर्स कह रहा हूँ, है जो यहाँ पर हमारे ब्रांचेस हैं वो इसलिए बने गए हैं ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको एडवाइस कर सकें पब्लिक हेल्थ को लेकर। और जो इसका हेडक्वार्टर है NCDC का, वो आपको याद रखना है न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर, शामनाथ मार्ग, न्यू दिल्ली में। ठीक, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप पढ़ लोगे और इसके ऊपर ही क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाते हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसकी बैकग्राउंड देखें NCDC का, तो ये ओरिजिन हुआ। ठीक है, ओरिजिन हुआ पहले इसका क्या था, सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो, जो कि एस्टेब्लिश करा गया कसौली में, हिमाचल प्रदेश, 1909 में। फिर उसको रीनेम करा गया, बाद में उसे फिर एक और नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, MII, मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, 1938 में। फिर 1963 में यहाँ पे इसको फिर से रीनेम करा गया। क्या दिया फिर उसके बाद, NICD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। फिर 30 जुलाई 2009 यहाँ पर फाइनल डिसीजन हुआ। देन उसके बाद रीनेम करा गया नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक यहाँ पर यही नेम है। ठीक, अब आपको याद रखना है जो सबसे पहला ये क्या था, NICD था। NICD से यहाँ पे इसको रीनेम करा गया NCDC से। ठीक, तो उसके बाद में हम लोग अब हमने एम्स के बारे में जाना, NCDC के बारे में जाना। उसके बाद हमारा ICMR है, ICMR हमने छोड़ दिया, ICMR के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं, चलते हैं ICMR के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये ICMR एक अपेक्स बॉडी है इंडिया की। ठीक है, और एक ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज़ है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी। जो ICMR है उसको फंड दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ठीक, और ICMR जो है अब यहाँ पर ये फॉर्मेशन इसका कब हुआ, 1911 में, एज IRFA। गाइज मैं बार बार कहता हूँ IRFA की फुल फॉर्म जल्दी से, पहले क्या था ये, इसके फुल फॉर्म जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और फिर 1949 में इसको रीनेम करा गया, ICMR कहा गया। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है। हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली में। किस रीजन को सर्व करती है, इंडिया को। और सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल कौन है, डॉक्टर बलराम भार्गवा, जो कि यहाँ पर अभी हम न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ पर कम्युनिटी बनाई है उसमें ये भी आए हैं। ठीक है, ये भी उसके अंदर ही मेंशन करे गए हैं। तो देखते हैं, अभी हम लोग चलते हैं अपने न्यूज़ पर। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी। हमने यहाँ पर डायरेक्टर जनरल जो बलराम भार्गवा हैं, किस चीज़ के डायरेक्टर जनरल हैं, ICMR के बारे में जाना, एम्स के बारे में जाना,
नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के बारे में जाना। उसके बाद हमारा रह गया नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके बाद में इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यहीं से इन सारी चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं ये क्या चीज़ है, ये कौन सी बॉडी है। तो चलते हैं अपने वापस नोट्स के ऊपर। तो ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद ये आता है हमारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए जिसे कहते हैं। ये एक अपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि यहाँ पर काफ़ी सारी पॉलिसीज़ को सौंपती है ताकि जो डिज़ास्टर होता है उसको अच्छी तरीके से मैनेज करा जाए। ठीक है, यहाँ पे इसे देखते हैं, एक अंडरस्टूड करा जाता है, एक कंटिन्यूस और इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स, ताकि ये सारी चीज़ें करी जाती हैं ताकि जो भी डिज़ास्टर आता है उसको अच्छी तरीके से हम लोग टैकल कर पाएँ। उसके बाद हम जो भी डिज़ास्टर आ जाता है तो उसके बाद अच्छी तरीके से हम लोग काम कर पाएँ और कोई नुकसान भी इतना ज़्यादा ना हो। इस वजह से यहाँ पर ये अथॉरिटी बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम और चीज़ें देखें इसके बारे में। तो यहाँ पर इसका क्या काम है, ये इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स के अलावा ये नेसेसरी होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। और ये प्रिपेयर्डनेस होती है ताकि वो डील कर सके, ये एक प्रिपेयर बॉडी है ताकि डील कर सके डिज़ास्टर से। ठीक है, और उसको एक अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स दे सके, और यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से रेस्क्यू कर सके, रिलीफ दे सके, रिहेबिलिटेशन दे सके, रिकंस्ट्रक्ट कर सके चीज़ें। जो डिज़ास्टर आ जाएगा उसके बाद तो डिस्ट्रक्शन हो ही जाएगा, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सके चीज़ों को। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर आ जाती हैं। तो ये हमारी एनडीएमए, ठीक है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन सब चीज़ों को मेंटेन करके चलती है। अब जो मेन बात है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश हुई थ्रू डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनेक्ट करा गया 23 दिसंबर 2005 में। डेट याद रखना। एनडीएमए है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है पॉलिसीज़ को बनाने के लिए, गाइडलाइंस को लागू करने के लिए, अच्छी से अच्छी चीज़ों को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि जो डिज़ास्टर कोई भी आता है उसको अच्छी तरीके से मैनेज करा जाए, है ना। तो उसके बाद हमने अभी ये चीज़ें पढ़ी, और अभी चलते हैं हम लोग न्यूज़ के ऊपर। ठीक, तो हमने ये वाली न्यूज़ कवर कर ली। इसमें काफ़ी सारी है, तो छोटी सी न्यूज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसके अंदर। ठीक गाइस, तो हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तैयारी पूरी करके चलेंगे। उसके बाद बस खाली आप क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको फ्री में सारी चीज़ें मिल रही हैं, नोट्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ न्यूज़पेपर एनालिसिस मिल रहा है, और न्यूज़पेपर पीडीएफ हाईलाइटेड मिल रहे हैं, हाईलाइटेड पीडीएफ मिल रही है पूरी। और बाकी जो स्टैटिक बुक्स, हमारी स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे आर्ट एंड कल्चर, इन सब चीज़ों से लेकर भी यहाँ पर मैटर डाल दिया जाता है। तो गाइज़ आप जाकर ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, फ्री में है, फ़ायदा उठाओ दबा के। उसके बाद हम आते हैं अपने एडिटोरियल पे। एडिटोरियल जो कि हमारे लिए होता है इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा काम वाला होता है पेज, वह होता है एडिटोरियल। तो पेज नंबर 6 है एडिटोरियल। इसमें ये न्यूज़ है हमारी बेकार, रेसिज्म को लेकर है, पूरे वहाँ पर अमेरिका में, पूरी अमेरिका की कहानी बताई गई है। उसके बाद यहाँ पर एक ये न्यूज़ है हमारी, ये भी हमारी पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसे भी नहीं पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये वाली न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्ट्रीम्ड एजुकेशन इज़ डाइल्यूटेड एजुकेशन। ठीक है, ये हमारी हमारी जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी ये क्या कह रहे हैं, इसमें जो एजुकेशन की बात करी जा रही है, काफ़ी सारी टर्म्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन की बात करी जा रही है, ऑनलाइन एजुकेशन ऐसी जो कि किसी चीज़ के लिए परमानेंट कर दी गई है, तो अभी हम बात करेंगे उसके लिए। और यहाँ पे नेम्स एंड प्लेसेस को किस जो तमिलनाडु है वहाँ पर कुछ सारी प्लेसेस हैं, उनके नेम्स जो हैं दोबारा चेंज करे जा रहे हैं, तो उसके ऊपर बात है। और तो यहाँ पर एक टर्म थी इंपॉर्टेंट, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसी के ऊपर यहाँ पर जो कि हमने अभी डिस्कस करा है। ठीक है, एनडीएमए, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। न्यूज़पेपर में काफ़ी सारी चीज़ें जो कि रिपीटेड होती हैं बार बार की, है ना, वही वही चीज़ें आती हैं। हमने कुछ चीज़ें कल भी पढ़ी हैं, वो चीज़ें आई हैं। एनएचआरसी, जैसे कि हमारा जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे बॉडी काम करती है। ठीक है, तो उसके लिए भी वो भी प्रेजेंट है आज के न्यूज़पेपर में। मतलब डेली बेसिस पे चीज़ें आ रही हैं, वही चीज़ घुमा घुमा के, तो आपको सारी चीज़ें टेलीग्राम पे मिली हुई हैं, तो आप बिंदास जाके ज्वाइन करें और चीज़ों का आराम से बिंदास होकर पढ़ें। रेसिज्म के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं इसके बारे में, इस आर्टिकल के बारे में। ठीक है, ये रेसिज्म से रिलेटेड है, तो अमेरिका से रिलेटेड है पूरा का पूरा आर्टिकल। फिलहाल तो ये वाला आर्टिकल हमारे लिए काम का नहीं है, बट जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे मैंने पूरा का पूरा एक आर्टिकल डाल रखा है रेसिज्म के नाम से, और उसे इंडिया से पूरा जो व्हाट इज़ रेसिज्म करके पूरा का पूरा इंडिया से उसे जो है रिलेट करके पूरा का पूरा बहुत लंबा आर्टिकल डाल रखा है, पूरा एक आंसर राइटिंग की तरह डाल रखा है। तो आप गाइस जाकर देख सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, हम विदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ना देखेंगे। उसके बाद
अभी बात करते हैं हम लोग इस वाले आर्टिकल की। स्ट्रीम्ड एजुकेशन जो है वो एक डाइल्यूटेड एजुकेशन जा रही है, एक डूबी हुई एजुकेशन बता रहे हैं। ठीक है, जो एक मॉडल जो बेस करा गया है सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ एंड होगा वीकनिंग द कंसेप्ट ऑफ क्लासरूम। ये कैसे एंड करा जाएगा? जो क्लासरूम है उसका कंसेप्ट जो है, जैसे हमारी फिजिकल क्लासरूम होती है, उसको कमज़ोर कर देगा। तो ये कही जा रही है यहाँ पे। राइटर हैं जो हमारे अश्विन जयंती, उनके द्वारा। अब यहाँ पे इनकी जो है पढ़ते हैं आर्टिकल, उसके बारे में देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पे ब्रॉडली दो काइंड्स के हेलमेट्स होते हैं, जैसे कि नेमली एक तो आपके सर को प्रोटेक्ट करेगा, एक आपके वॉलेट को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, आपके पैसों को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद अब डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है डिज़ाइन इंटेंशन का। ठीक है, डिज़ाइन किस तरीके से है? तो सबसे पहला एक जो डिज़ाइन करा है हमारी सेफ्टी की, माइंड्स की सेफ्टी के लिए, वो लंबे समय तक बनाया जाएगा। उसे अच्छी तरीके से और बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल लगा के और अच्छी तरीके से बिल्कुल बनाया जाएगा, अच्छी तरीके से स्पेंडिंग करके बनाया जाएगा। लेकिन जो ऐसे ही काम चलाऊ बनाया जाएगा, उसको तो हम लोग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़िंग करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ लो कॉस्ट मटेरियल लगा के उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारी ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा अभी चलाई गई है। अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? आवर कंसेप्शन, हमारा कंसेप्शन किस चीज़ को लेकर है? कि जो डाइल्यूटेड वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वैल्यू को लेकर यूज़ कर रहे हैं, कि जो एजुकेशन की वैल्यू है ऑनलाइन के नाम पर वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, उसको लेकर कह रहे हैं। अब जो यूजीसी स्कीम है, ठीक, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यहाँ पर क्या हुआ है, इन्होंने इशू करा है एक सर्कुलर यूनिवर्सिटी एंकरेजमेंट, जो कि अडॉप्ट करेगा मैसिव ओपननेस ऑनलाइन कोर्सेज, MOOCs, मूक्स पढ़ लो, मूक्स की फुल फॉर्म है ये, जो कि ऑफर करे जाएंगे। ये ऑनलाइन कोर्सेज यूजीसी के द्वारा ऑफर करे जाएंगे स्वयं प्लेटफॉर्म पे। अभी स्वयं प्लेटफॉर्म के बारे में भी जानेंगे। स्वयं 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 कह रहा हूँ, स्वयं प्लेटफॉर्म यानी सेल्फ, स्वयं प्लेटफॉर्म। और जिसके लिए यहाँ पर जो ये टीचर्स पढ़ाएंगे, जो फैकल्टीज प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे, उनको यहाँ पर क्रेडिट भी दिया जाएगा और ठीक है, उन्हें मनी भी प्रोवाइड करा जाएगा, सैलरी वगैरह दी जाएगी। और ये क्या बताता है? ये एक ग्रेट डेंजर दिखाता है कि यहाँ पर जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है हायर एजुकेशन का, वो हमारा 30% यहाँ पर इन्विजनड हो गया है 2021 में, जो कि 25.8% था 2017 और 18 में। तो अभी बात करते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है और हमारा मूव्स क्या है, स्वयं क्या है। तो इनकी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। पहले जानते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में। तो चलते हैं अपने पीडीएफ नोट्स पे गाइस। पीडीएफ नोट्स तो डेली बेसिस पे आते हैं, तो ज्वाइन करते रहना। अभी हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, एक सेकेंड। काफ़ी सारी चीज़ें आज डिस्कस करने के लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्वयं के बारे में भी डिस्कस करेंगे, हमने अभी स्वयं देखा। उसके बाद मूक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद पहले हम लोग बात करेंगे GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की, है ना। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करेंगे। ये क्या है? एक सेकेंड। ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और ग्रॉस एनरोलमेंट इंडेक्स एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, जो कि यूज़ करा जाता है एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर को मेजर करा जाता है। फॉर्मली पहले ये जो है UN इन इट्स एजुकेशन इंडेक्स, यहाँ पे UN जो है वो इस्तेमाल करता था डिटरमाइन करने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एनरोल हुए हैं स्कूल में, अलग अलग डिफरेंट ग्रेड लेवल्स पर, जैसे कि मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, इन सब में कितने कितने लोग एनरोल हुए हैं। इस चीज़ को पूरा मेजर कर लेता है हमारा स्टैटिस्टिक्स है, इस तरीके से कि कितने लोग मतलब पढ़ रहे हैं, कौन कौन से कौन मतलब सारी चीज़ों को लेकर नहीं, कि जो हमारे सारी कैटेगरी को लेकर नहीं, कौन कौन सी कैटेगरी को, एलिमेंट्री, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को लेकर। ठीक है, इन 3 टाइप्स के जो है स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ पर मेजरमेंट करा जाता है। ठीक, और ये यहाँ पर दिखाता है हम लोगों को रेशियो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि कंट्री में रह रहे हैं, जो क्वालिफाई कर चुके हैं पर्टिकुलर ग्रेड लेवल को। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मेजर हो रहे हैं इतने लोग तो क्वालिफाई कर ही चुके होंगे। तो अब यहाँ पे उसी के लेकर बात हो रही है कि जो GER है हमारा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, ये हमारा टोटल एनरोलमेंट होता है विद इन अ कंट्री, कितने लोग यहाँ पर एनरोल हुए हैं, स्पेसिफिक लेवल ऑफ एजुकेशन, रिगार्डलेस ऑफ एज, कोई है ही नहीं, एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के उसके ऊपर है, एज वगैरह कोई है ही नहीं, एडमिशन लो, ऑनलाइन, यानी कि एक तरीके से मान लो परमानेंट ऑनलाइन है ये। ठीक है, जैसे कि स्कूल यानी कि पेंडेमिक के टाइम पर ही यहाँ पर ये इसका इस्तेमाल करा जा रहा है।
ठीक है, महामारी आ रही है तो इसकी वजह से इस्तेमाल करा जा रहा है, ऐसा नहीं, ये परमानेंट ही ऑनलाइन है, स्वयं स्वयं प्लेटफॉर्म, उसके बारे में बात करेंगे। अब जो ये हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, ओवर 100% इसमें इंक्लूड हैं स्टूडेंट्स, जो कि बड़े हैं छोटे हैं सब लोग यहाँ पे इंक्लूड हैं। फॉर इंस्टेंस जो इंडिया इसने इम्प्रूव करा है 25.8 टू 26.3%, जैसा कि हमने अभी और पढ़ा था कि 30% हो चुका है। ठीक है, कि एनरोलमेंट इतने ज़्यादा आए हैं कि लोग और ज़्यादा एनरोल हो रहे हैं, छोटा हो बड़ा हो सबके सब यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। ठीक, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वाइडली यूज़ करा जाता है ताकि हम दिखा सकें जनरल लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन कि हायर एजुकेशन में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि कितने लोग एनरोल कर रहे हैं। डेटा इंक्लूड्स डिटेल ऑन जेंडर वाइज यहाँ पर डेटा देखा जाता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में। और हायर एजुकेशन सारी कैटेगरीज को दी जाती है, SC ST सबको यहाँ पर ये जो है एजुकेशन दी जाती है। ठीक, अब मूक्स क्या होता है, हमारा मूक होता है मैसिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो यहाँ पे एक्स और सी को देख रहे होंगे आप, इसका समझ में नहीं आ रहा होगा, एक एक्स मूक अलग होता है, एक सी मूक अलग होता है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा उसके बारे में। तो एक यहाँ पे जो मूक है ये एक ऑनलाइन कोर्स है जिसका एम है कि अनलिमिटेड लोग पार्टिसिपेट करें। ठीक है, उसकी वेब के थ्रू यहाँ पे अनलिमिटेड लोग पार्टिसिपेट करें और एजुकेशन लें, इससे रिलेटेड बात हो रही है। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पर भी लिखा हुआ है इन एडिशन टू ट्रेडिशनल कोर्स मटेरियल की तरह रीडिंग और यहाँ पे प्रॉब्लम सेट्स, लेक्चर रिकॉर्डिंग्स, इन सब का इस्तेमाल करा जाता है पढ़ाने के लिए। और अब मूक्स है जो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्टली इंट्रोड्यूस करा गया 2008 में, जो कि एमर्ज हुआ एज अ पॉपुलर मोड ऑफ लर्निंग 2012 में। 2008 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और 2012 में इसको पूरा पॉपुलर मोड मिल गया। और अर्ली मूक क्या होता है यहाँ पर EC, जैसा मैंने भी बताया था, एक्स मूक्स और सी मूक्स क्या होता है ऑफन, जो कि एम्फेसाइज करते हैं अक्सर, जो ये लोग जोर देते हैं किस चीज़ के ऊपर, ओपन एक्सेस फीचर्स के ऊपर, जैसे कि ओपन लाइसेंसिंग ऑफ कंटेंट, स्ट्रक्चर, गोल्स। ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर फोकस करते हैं। और कुछ होते हैं एक्स मूक्स जो कि क्लोज लाइसेंस होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मटेरियल्स के द्वारा यहाँ पर वाइल मेंटेनिंग फ्री एक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स, मटेरियल्स को लेकर यहाँ पर और स्टूडेंट्स को लेकर चीज़ों को टैकल करते हैं। उसके बाद स्वयं क्या है, स्वयं मतलब होता है सेल्फ, आपको भी पता होगा, ये एक हिंदी एक्रोनियम है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी कि एक जगह ऐसी, एक वेब ऐसा जहाँ पर लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ यहाँ पर लर्निंग करते हैं। ठीक है, ये एक इंडिया की मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है स्वयं, जो कि यहाँ पर लॉन्च करा गया था, इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा, डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर डिजिटल इंडिया में। ठीक है, और यहाँ पर हाई स्कूल और स्किल सेक्टर कोर्सेज को यहाँ पर डेवलप करा जाता है और ये लॉन्च हुआ 9 जुलाई 2017 में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। स्वयं है ये डेवलप करा गया कंपैरेटिवली बाय MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा। और माइक्रोसॉफ्ट ने भी हेल्प करी इसको अच्छी तरीके से डेवलप करने में। और यहाँ पे जो प्रोफेसर और फैकल्टी हैं वो यहाँ पर लाइक IITs, IIMS और ठीक है IIMS, IITs और IISERS, यहाँ पर इन सब चीज़ों जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनसे जो फैकल्टी होते हैं बड़े बड़े, उन वे लोग पढ़ाते हैं वहाँ पर और उनको फंड भी प्रोवाइड करा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्वयं को देखें तो 2003 यहाँ पर 203 पार्टनरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इसके। ठीक है, और 2748 कंप्लीट कोर्स कर चुका है और 12541,992 एक सेकेंड रुक जाता है यार बार बार ये। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लोग जो है स्टूडेंट्स एनरोलमेंट है 1,25,41,992 स्टूडेंट। ठीक है, और उसके बाद एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशंस हैं और सक्सेसफुली सर्टिफिकेट्स इतने हैं। इन सब चीज़ों को लेकर हमने बात करी। अब यहाँ पे चलते हैं अपने इस चीज़ को लेकर, हमने GER के बारे में भी पढ़ लिया, स्वयं प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ लिया, मूक के बारे में पढ़ लिया। तो यानी कि मूक क्या है, हमारा एक ओपन ऑनलाइन कोर्स है स्वयं, जिसपे स्वयं एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं। और GER यानी कि जितने लोग एनरोल कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर यहाँ पे बात करी जा रही है। तो यहाँ पर बात करी जा रही है कि जो ऑनलाइन सिस्टम है पूरा डाइल्यूशन में है और इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग नेटवर्क ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बना के और सीट्स वगैरह को बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने ऑनलाइन अपना वो कर दिया कि ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल कर दिए स्टूडेंट्स के लिए और एनरोल करने के लिए, ताकि और वो ऐड हो सकें GER में। ठीक है,
तो एजुकेशन आज के टाइम पे क्या हो गया है, एक बहुत बेकार हो चुकी है, जो यहाँ पर आप गवर्नमेंट के द्वारा आप देख सकते हैं, इसको लेकर राइटर का ये कहना है। और जो यहाँ पर खेल क्या हो रहा है कि टीचर कंटेंट बना रहा है और बच्चा कंज्यूम कर रहा है, बाकी काम तो बंद ही हो गए, है ना। इस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं। और जो हमारा ये मूक बेस्ड है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट का क्या काम है यहाँ पर, एक टीचर जो है क्रिएटर है और स्टूडेंट जो है कंज्यूमर है, और जो यहाँ पर स्किल्स होते हैं वो ये मिस हो गई चीज़ें, ठीक है। इस चीज़ को लेकर बात हो रही है। अब यहाँ पर हायर एजुकेशन को ऑनलाइन लाने पर, हायर एजुकेशन को ऑनलाइन लाने पे कोई मतलब नहीं उठता, राइटर का कहना है। इसे तो जैसा ऑफलाइन चल रहा था वैसे ही चलने देना चाहिए था, ऑनलाइन क्यों लिया है। तो हायर एजुकेशन को ऑनलाइन लाने पर मतलब ऐसा है कि स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल और बॉक्सिंग को ऑनलाइन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना है राइटर का। उसके बाद एजुकेशन में जो क्लासरूम है, वो क्लासरूम में तो ऐसा होता है, अगर जैसे हमारे फिजिकल क्लासरूम है तो डायलॉग्स, डिबेट, डिसएग्रीमेंट, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। बट ऐसा स्वयं प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। और चलो लाए तो लाए, लेकिन उसमें स्वयं प्लेटफॉर्म लाए तो लाए, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के, और ये सारी चीज़ें मिस कर दी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, ये सारी चीज़ों को लाए नहीं कहीं भी, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर बात हो रही है, इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि बिल्कुल बेकार कर दिया है। और यहाँ पर एब्सेंस ऑफ द फिजिकल टीचिंग की, फिजिकल स्पेस की बात हो रही है कि जो टीचिंग और लर्निंग है वो अगर हम जो फिजिकल, यानी कि जैसे कि हम लोग क्लासरूम में बैठे होते हैं तो वो हमारा फिजिकल होता है, अगर हम ऐसे ही नहीं रहेंगे, ठीक है, अगर ऐसे क्लासरूम नहीं चलेगी तो समझ लो सिर्फ जो एजुकेशन है वो एक कंटेंट क्रिएटर और एक कंजम्पशन के रूप में रह जाएगी। टीचर कंटेंट क्रिएटर बना रहेगा और स्टूडेंट जो है वो कंजम्पशन करता रहेगा। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि चलो मान लिया कोई लेक्चर अच्छा भी होगा तो वो चलता ही रहेगा विदाउट बफरिंग के, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं उठेगा, चीज़ सीख ही नहीं पाएगा इंसान, क्योंकि वहाँ पर आप घर बैठे बैठे क्या सीख रहे हो। तो उसके बाद ये भी बात हो रही है कि यानी कि अगर तुम पब्लिक एजुकेशन बना रहे हो कि सोशल डिस्टेंसिंग पे, ये तो चलो महामारी हो, कुछ आ गया हो, कोई क्राइसिस हो गया तो सही है, तो काम करेगा। बट आपने हमेशा परमानेंट के लिए बना रखा है तो फिर ये कोई काम नहीं करने वाला है। और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं सीखेगा जब किसी से कोई मिलेगा नहीं बाहर, ठीक है, कोई दूसरे बच्चे से मिलेगा नहीं, नॉलेज शेयर नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये राइटर का इस आर्टिकल में कहना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे हमारे लिए कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल जो है हमारे लिए कर्नाटका है, स्पॉटलाइट एज फर्टिलिटीज राइज, ठीक है। कर्नाटका में जो है केसेस के साथ साथ केसेस तो बहुत बढ़ रहे हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस जो हैं धड़ाधड़ के तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर बिगेस्ट स्पाइक देखा गया है कोविड-19 डेथ, जो कि रिकॉर्ड करा गया कर्नाटका में एक ही सिंगल डे में। 78 न्यू केसेस देखे गए कोविड-19 के, 32 रिकवरीज देखी गई हैं फ्राइडे में, और रेजिंग नंबर ऑफ केसेस जो हैं 1303। उसके बाद यहाँ पे हमारी मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये नहीं थी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बेंगलुरु है उसमें 36 केसेस को इंक्लूड करा गया है, जिसमें से 2 जो हैं एसएसएलसी स्टूडेंट्स, इसे छोड़ो। जो एग्जाम यहाँ पर क्या करा गया है कि जो 11 पेशेंट्स है वो यहाँ पर आईएलआई के देखे गए हैं। आईएलआई क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। आईएलआई केसेस के भी यहाँ पे 11 पेशेंट देखे गए हैं, साथ ही साथ सारी के पेशेंट भी देखे गए हैं, ठीक है। 4 जो हैं सारी के पेशेंट देखे गए हैं। सारी कौन सी, यहाँ पर सारी क्या है और आईएलआई क्या है, इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। और चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर, पीडीएफ नोट्स के ऊपर। तो गाइज जाके पीडीएफ नोट्स ज्वाइन कर लेना, डेली बेसिस पे चीज़ें आती हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस कर दिया गया है। जो टर्म आईएलआई है ये यूज़ करी जाती है कैजुअली, जबकि यूज़ करी जाती है, इसे कहते हैं हम इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जो कि इन्फ्लुएंजा की तरह कोई बीमारी हो जाए उसको कहते हैं हम आईएलआई। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने डिफाइन करा है कि जो इलनेस होती है आईएलआई वाली, जो पेशेंट होता है उसको जो बुखार होता है वो तो या तो 38 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है या फिर इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। और साथ ही साथ कफ होता है 10 दिन से, जो कि चल रहा होता है। तो इन्फ्लुएंजा लाइक हमारी इलनेस जो है ये फ्लू लाइक सिंड्रोम भी कहते हैं, सिम्टम भी कहते हैं। इसके सिम्टम क्या क्या हैं, फीवर हो गया, कांपना हो गया, चिल, मैलेज, ड्राई कफ हो गई, सूखी खांसी, भूख ना लगना, शरीर में दर्द होना, उसके बाद यहाँ पे जी मचलाना, ये सारे हमारे सिम्टम्स हो गए, ठीक। और सारी क्या है हमारी, वाली सारी मत समझ लेना। सारी क्या है, सारी हमारी इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन जो कि इंटरफेयर करेगा नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ, आपकी जो ब्रीथिंग होगी उसमें परेशानी होगी सांस लेने में, ठीक है। और अपने आपके जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ज़्यादा अटैक करेगा। ये इन्फेक्शन है पर्टिकुलरली डेंजरस है चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, और बूढ़ों के लिए, ठीक है, जिनके इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा ख़राब होता है। जैसे कि हमारा कोविड-19 अफेक्ट करता है, जिसकी इम्यून सिस्टम अच्छा है उसको वो ज़्यादा परेशानी नहीं झेलता है। तो वैसे ही यहाँ पर ये भी है हमारा सारी
ऐसे जैसा हमारा सार्स है, सेवरे एक्यूट एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, वैसे ही हमारी सारी। तो हमने इन दोनों के बारे में भी पढ़ लिया। अब देखते हैं न्यूज़ में और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर एक और न्यूज़ है कि अब यहाँ पे इंडिया और चाइना ने, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इंडिया चाइना हेल्ड करेगा एक और राउंड मीटिंग का, ठीक है, एक और राउंड होगा, जैसे कि अभी यहाँ पर हुआ था, उसका कोई फल नहीं निकला। अब यहाँ पे बात होती है NHRC की, जो कि हेल्थ वर्कर्स के लिए यहाँ पे कहा गया है। NHRC के बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था, इसके नोट आपको PDF में मिल जाएंगे, PDF में जाओ, टेलीग्राम पे देखना। NHRC नेशनल हेल्थ राइट कमीशन, यानी कि जो कि ह्यूमन है, ह्यूमन की राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक और टर्म आती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके बारे में भी जानना है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स है वो ट्रबल फेस कर रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में, तो इस चीज़ों को लेकर बात हो रही है कि ये हमारा इंश्योरेंस के लिए काम करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं, IRDAI के बारे में। तो ये हो गया IRDAI, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, हमारी एक ऑटोनोमस बॉडी, एक स्वतंत्र बॉडी है और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, एक संवैधानिक बॉडी है, जो कि टास्क करती है, रेगुलेट करती है, प्रोमोटिंग इंश्योरेंस को प्रमोट करती है, री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती है इंडिया में। और ये कॉन्स्टिट्यूट करी गई इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के दौरान 1990s में, और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास करा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो ये एजेंसी हेडक्वार्टर है इसका IRDAI का, वो हैदराबाद तेलंगाना में है, और अब यहाँ पे दिल्ली में 2001 में मूव कर दिया गया है। IRDAI में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है चीज़ को कि यहाँ पे क्वेश्चन आया भी UPSC में, तो आपको इस याद रखना 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर की बॉडी है, जिसमें चेयरमैन इंक्लूड है, 5 जो है वो फुल टाइम है, 4 जो है पार्ट टाइम है, ठीक है। मेंबर्स जो अपॉइंट करे जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये हमने पढ़ा IRDAI के बारे में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। उसके बाद NHRC भी यहाँ पर प्रेजेंट है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इंडिया की ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी, एक संवैधानिक बॉडी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करी गई 12 अक्टूबर 1993 में अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस। यहाँ पे जो इसका रोल क्या है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इट वॉज गिवन अ स्टैट्यूटरी बेसिस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के दौरान यहाँ पर जो है इसको डेवलप हुई। ये हमारी कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल होती है, NHRC जो ये हमारी कमीशन ऑफ इंडिया है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, ह्यूमन राइट्स के जो है ह्यूमन के जो राइट्स होते हैं वो उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए और उनके प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, और इसके मेंबर्स वगैरह के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई गई हैं, ठीक। तो चलते हैं अपने वापस न्यूज़ पर और देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। आज के न्यूज़पेपर की हमारी लास्ट न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है कि जो मेडिकल स्टाफ है उसको पूरी सैलरी दी जाए, उसकी कोई सैलरी कट नहीं करी जाए। तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है, आर्टिकल है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये टर्म है, जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, आप समझ में गए होंगे, जो हॉस्पिटल की जो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, कुछ मेंबर्स ऐड करे जाएंगे उसको लेकर। लेकिन साथ में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है, हेल्थ फैसिलिटी देती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है किस लिए, कि जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन है उसको कंट्रोल करा जाए। इन्फेक्शन यानी कि किसी को अगर हो जाए तो उसको प्रिवेंट करा जाए, उसको उससे रोका जाए और उसको कंट्रोल करा जाए। तो IPC के बारे में हमारा जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसका भी साइंस से रिलेटेड, ठीक है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो आप यहाँ पर हम लोग जानते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में। ये हमारा IPC क्या है, एक डिसिप्लिन कंसर्न है जो कि प्रिवेंट करता है हेल्थ केयर एसोसिएट को, जो कि हेल्थ वर्कर्स हैं उनको, ये उनके लिए यहाँ पर है कि वो इन्फेक्शन के जो है उसको उससे जो रिलेटेड उसको प्रिवेंट करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए काम करें। और ये एकेडमिक सब डिसिप्लिन है एपिडेमियोलॉजी की, यहाँ पर जो महाविज्ञान स्टडी कहते हैं हम लोग बीमारी की, उसकी यहाँ पर जो है सब डिसिप्लिन है। ये एक एसेंशियल पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ केयर का, ठीक है, हेल्थ केयर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन्फेक्शन कंट्रोल और हॉस्पिटल एपिडेमियोलॉजी क्या है, एक पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हॉस्पिटल के हेल्थ वर्कर्स ही अच्छे रहेंगे, अगर उनको इन्फेक्शन नहीं होगा तो पब्लिक को भी नहीं होगा फिर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे काम करना है। यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो IPC है, IPC किस लिए है कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ही अच्छी तरीके से रखा जाए, स्प्रेड ऑफ फंक्शन को, जो इन्फेक्शन है उसकी जो फैल रहा है उसको रोका जाए अच्छी तरीके से। किस तरीके से रोका जा सकता है, पेशेंट्स टू स्टाफ, स्टाफ टू पेशेंट, जो कि फैलेगा। अगर मान लो किसी पेशेंट को है, किसी हेल्थ वर्कर को है, तो वो किसी का इलाज करेगा, ठीक है, हॉस्पिटल में होगा, किसी चीज़ को छुएगा तो उसको हो जाएगा, फिर स्टाफ वो किसी और, वो जो पेशेंट है वो किसी और को छुएगा उसको हो जाएगा, तो ऐसे फैल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर WHO ने क्या कहा है कि पहले अपना ध्यान रखो, ठीक है, हेल्थ वर्कर को अपना ध्यान रखो, उसके लिए IPC यहाँ पर बनाया गया है।
आईपीसी में इंक्लूड है प्रिवेंटिव मेजर, जैसे कि यहाँ पे हाथ धोना, क्लीनिंग करना, डिसइंफेक्ट करना, स्टरलाइजिंग करना, वैक्सीनेट करना, ठीक है, इन सब चीज़ों को करना ताकि हम लोग इन्फेक्शन जो है उससे हमेशा बच के रह सकें और चीज़ों को मैनेज मैनेज करके चल सकें। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने सेटअप करा है आईपीसी को, ठीक है। आईपीसी को किसने सेटअप किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइज यहाँ पर हमने आज का न्यूज़पेपर पूरा का पूरा कवर कर लिया है। तो गाइज आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो कर लेना, क्योंकि आपके लिए हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो गाइज आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बिना नहीं मत जाना। और यहाँ पर जो वीडियो है पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइज आज के लिए बाय बाय, मिलेंगे कल आपसे, आज के लिए टाटा।